हाँ जी। तो यदि H1 व H2 किसी समूह G के उपसमूह हो तो उनका सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन भी G का उपसमूह होगा। मतलब H1 और H2 किसी समूह G के उपसमूह हो तो उनका इंटरसेक्शन भी G का उपसमूह होगा। जैसे H1 H2 H3 और डॉट डॉट Hn समूह G के उपसमूह हैं। तो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन Hn G का उपसमूह होगा। मतलब ये भी इसका उपसमूह होगा, समूह जी का उपसमूह होगा H1 H2 इसका इंटरसेक्शन। अब दो उपसमूह का यूनियन सदैव उपसमूह हो अनिवार्य नहीं है। मतलब इंटरसेक्शन तो हो सकता है, बाकी दो उपसमूह का यूनियन सदैव उपसमूह हो अनिवार्य नहीं है। मतलब सदैव अनिवार्य नहीं है कि वो उपसमूह हो। H1 एंड H2 सदैव G के उपसमूह हैं, ये तो है। तो H1 यूनियन H2 G का उपसमूह हो अनिवार्य नहीं है, ये वाली लाइन सही है। मतलब H1 और H1 यूनियन H2 में जो G है वो H1 यूनियन H2 G का उपसमूह हो, ये अनिवार्य नहीं है। तो H1 हमने ये माना H1 2n n belongs to Z और H2 3n n belongs to Z। तो ये समूह में Z प्लस के साथ मतलब पूर्णांकों के साथ प्लस में। तो H1 हमने ये पूर्णांक में जैसे माना 0 से -2 -4 -6 और 2 4 6 इस तरह लिख दिया। और H2 हमने ये 2 2 का लिया है और यहाँ पर ये 3n में लिया इस पूर्णांक में। तो ये 0 से 3 6 9 उसी प्रकार -3 -6 -9। तो H1 यूनियन H2, तो यूनियन में हम क्या लेते हैं कि इन दोनों में जो पूरा है, यूनियन मतलब संग, जो इसमें पूरे में आ रहा है मतलब वो लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ये 0 लिखा तो इसमें 2 हैगा और इन दोनों में से देखो 3 भी है, 4 और ये 6, ये ले लिया। और इस प्रकार -2 -3 -4 -6 मतलब इन दोनों में जो सब में आ रहा है वो सारी संख्या इसमें लिखनी है, माइनस से लेके प्लस तक। तो 2 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 और 3 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। तो इन दोनों को हम 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 क्लोज्ड नहीं है। मतलब 2 + 3 ये बराबर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, तो ये क्लोज्ड संघ नहीं है। तो इस प्रकार ये H1 यूनियन H2 G का उपसमूह नहीं हो सकता, ये अनिवार्य नहीं। हो भी सकता नहीं, मतलब अनिवार्य नहीं है कि ये G का उपसमूह हो। बाकी इंटरसेक्शन में हो सकता है, यूनियन में नहीं। उसी प्रकार H1 और H2 समूह G के दो उपसमूह H एंड K हैं तो इसमें H के साथ मल्टीप्लाई K या KH सदैव G के उपसमूह नहीं होंगे। H के और KH सदैव G के उपसमूह नहीं होंगे। और H के जो है वो G का उपसमूह होगा यदि H के बराबर KH होगा। अगर ये बराबर में है तो H के G का उपसमूह होगा H के बराबर KH। और H के एंड KH सदैव G के उपसमूह नहीं होंगे यदि H1 और H2 समूह G के दो उपसमूह H एंड K हैं तो। अच्छा, ये बराबर में होंगे तो H के G का उपसमूह होगा। और H के G का उपसमूह होगा यदि G अबेलियन ग्रुप हो। या तो समूह जो है वो अबेलियन ग्रुप हो तो H के G का उपसमूह होगा, या H के बराबर KH होगा तो H के G का उपसमूह होगा। तो इसमें ये कंडीशन है, आप ये नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक आता है हमारा चक्रीय समूह, साइक्लिक ग्रुप। वो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि ऐसा समूह जो किसी एक ही अवयव द्वारा एक अवयव की पूर्णांक घातों द्वारा जनरेट किया जा सके। मीन्स मतलब ऐसा समूह जो किसी एक ही अवयव द्वारा जनरेट किया जा सके या एक ही अवयव की पूर्णांक घातों द्वारा। मतलब ए स्क्वायर बराबर हम क्या समझेंगे, ए क्रॉस ए, ये जरूरी नहीं है। ए स्क्वायर को हम ए प्लस ए और ए स्क्वायर को हम ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर को हम ए मल्टीप्लाई मॉड्यूल ए भी लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर को ए नहीं, ए स्क्वायर को ए प्लस मॉड्यूलो ए लिख सकते हैं और ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई मॉड्यूलो ए भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार भी जनरेट कर सकते हैं। तो समूह जी अवयव ए के द्वारा जनरेट हो तो जी बराबर ए।
यहाँ ए जनरेटर कहलाता है, मतलब जो जी बराबर ए है, ये ए इसका जनरेटर हो गया समूह जी का। तो इसका ऐसा समूह जो किसी एक ही अवयव द्वारा एक ही जनरेट किया जा सके, एक ही अवयव द्वारा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ए स्क्वायर को ए क्रॉस ए लिखे, इसको ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, ए मल्टी ए मल्टीप्लाई मॉडुलो ए और ए प्लस मॉडुलो ए भी लिख सकते हैं। तो इसको हम चक्रीय समूह कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया, आप इसको इनको नोट कर लीजिए।